आज हम निश्चित दिशा में वेग वितरण का समीकरण ज्ञात करेंगे। उन अणुओं की संख्या जिनका वेग u प्लस du के बीच में है, लेकिन v और w के मान कुछ भी हो सकते हैं, यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में। dn बराबर n 2m/2 पाई kt की पावर 3/2 e की पावर mu²/2 kt du, इसे तो हमने आगे रखा है और लिमिट लगाइए हमने v और w पर, उनको हमने किसी भी मान लेने के लिए फ्री किया है, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की लिमिट हमने v और w पर लगाई है। उसके बाद हम ये फॉर्मूला जो मैंने बॉक्स में बंद कर रहा है उसे यूज़ करेंगे। n बराबर 0 के लिए इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि वैल्यू √π/a आती है। इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ a का मतलब हमारा है जो है m/2 kt है, तो उसी के हिसाब से फॉर्मूले में और दोनों को रिलेट करते हुए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। उस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमने देखा कि हमें इक्वेशन नंबर 15 प्राप्त हुआ। इक्वेशन नंबर 15 मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन कहलाता है। इसमें उन अणुओं की संख्या ज्ञात होती है जिनका वेग x दिशा में u प्लस du होता है। किसी अणु का वेग u व u प्लस du के बीच होने की प्रायिकता इक्वेशन नंबर 16 के द्वारा दी जाती है। इसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 16 लिखी है। इक्वेशन नंबर 16 जो है वो dn/n करके प्राप्त होती है। fu du प्रोबेबिलिटी है। इस प्रोबेबिलिटी को हम इक्वेशन नंबर 16 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार हम अन्य दो दिशाओं के लिए वेग वितरण व प्रायिकता समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसी इक्वेशन नंबर 16 से fu बराबर m/2 पाई kt की पावर हाफ e की पावर mu²/2 kt के बराबर है, जो मैंने इक्वेशन नंबर 17 से रिप्रेजेंट किया है। इस इक्वेशन से हम कुछ और स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इस उपरोक्त इक्वेशन से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट हो रहा है, fu और u के बीच कर्व खींचने पर u बराबर 0 के संगत सिमेट्रिकल कर्व प्राप्त होता है, क्योंकि अगर fu में u को -u से रिप्लेस किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू प्लस आती है। इस मतलब हमारा कर्व सिमेट्रिकल कर्व होगा। इसके नीचे आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है। इस कर्व के अंदर हमने u वर्सेस fu कर्व खींचा है एक कांस्टेंट t1 पर। इस कर्व का आपने देखा पीक ऊपर है और t2 जब टेम्परेचर t1 से कम है तो आपने देखा इसका पीक जो है कुछ नीचे आ जाता है और ये कर्व थोड़ा सा फैल जाता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट दो कर्व हमने u और fu के बीच प्रदर्शित किए हैं। u बराबर 0 पर fu का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। आप इस इक्वेशन में u बराबर 0 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको fu मैक्सिमम मिलेगा m/2 पाई kt की पावर हाफ u बराबर 0 पर प्राप्त होता है। इसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का शिखर मान यानी पीक वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी विशिष्ट ताप पर, यानी हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, उस पर हमने कर्व खींचा, तो हाँ क्या देखते हैं, किसी कांस्टेंट विशिष्ट ताप पर वक्र का कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया u के सभी संभव मानों यानी u -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो, कुल प्रायिकता को व्यक्त करता है। यानी इस ग्राफ का एरिया कुल प्रायिकता को व्यक्त करता है। इसी इक्वेशन को हम चौथे बिंदु में और एलुब्रेट कर रहे हैं। fu का शिखर मान, पीक वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ कम होती जाती है। जैसा कि आपको ग्राफ में साफ दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर T2 हुआ, टेम्परेचर T1 ज़्यादा था, T2 कम था। T2 के कम होने से fu का पीक वैल्यू भी कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ने पर डिस्ट्रीब्यूशन फैल जाता है, ये भी ग्राफ से बिल्कुल स्पष्ट है, और चरघातांकी क्षय धीमा हो जाता है, परंतु एरिया सदैव यूनिट रहता है।
नियत ताप पर Fu का मान m के कम होने पर कम हो जाता है, जो कि इक्वेशन से स्पष्ट है। m की वैल्यू कम करिए, क्योंकि m ऊपर आ रहा है इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। Fu का मान पीक वैल्यू का 1/eth रह जाता है जब U की वैल्यू ±2 kT/m के बराबर होती है। Fu बराबर 1/eth Fu मैक्सिमम, Fu की वैल्यू इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। Fu मैक्सिमम अभी हमने देखा था m/2/kT हाफ के बराबर है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती है। तो आपने देखा e की पावर mu²/2 kT e की पावर -1 के बराबर है। दोनों ही e की पावर है, तो आप पावर्स को इक्वेट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है mu²/2 kT बराबर 1, यानी u के बराबर ±2 kT/m। u की वैल्यू जब +2 kT/m होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस डायरेक्शन के अंदर, इस u की वैल्यू के लिए हमें Fu की वैल्यू का 1/eth वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं C+C+dC रेंज के बीच में अणुओं की संख्या ज्ञात करना। इसे ज्ञात करने के लिए हमने C+C+dC रेडियस के 2 सेकेंद्रीय गोले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यूज़ किए हैं। इन गोलों के बीच का स्फेरिकल शेल का आयतन 4/3 पाई C+C+dC का क्यूब -4/3 पाई C क्यूब, दोनों के वॉल्यूम को घटा लीजिए और सॉल्व करिए। इसके बाद हमारे पास आता है 4 पाई C² dC, जो क्या होता है, स्फेरिकल शेल का आयतन है। du dv dw भी आयतन था, तो यहाँ पर हमने 4c² dc लिख दिया इसके स्थान पर, और u² v² w c² के बराबर है, u² v² प्लस w² c² के बराबर है। इसकी भी वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास इक्वेशन बनती है dn = 4 पाई n m/2 पाई kT की पावर 3/2 e की पावर -mc²/2 kT c² dC। यह समीकरण C+dC चाल के बीच अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है, चाहे अणुओं की गति किसी भी दिशा में हो। dn = n 4 पाई C² dC, ये हमने du dv dw के स्थान पे रखा है। सिंबल जो था हमने उसे वापस a और b नोटेशन में यूज़ किया, तो हमारे पास आया a³ e की पावर -bc²। dn = 4 पाई n a³ e की पावर -bc² c² dC। ये तो बात हुई अणुओं के नंबर की। अब हम बात कर रहे हैं C+C+dC के बीच स्पीड होने की प्रायिकता क्या है। अणुओं के मॉलिक्यूल्स की स्पीड इस रेंज में होने की प्रायिकता, इस इक्वेशन, आप नीचे इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें रिप्रेजेंट की गई है। FCDC बराबर dn/n विच इज़ 4 पाई a³ e की पावर bc² c² dC के बराबर है। अणुओं का चाल वितरण उस गैस के अणुओं के द्रव्यमान और गैस के ताप का फंक्शन है, जैसा कि इक्वेशन से स्पष्ट है। m कम होने पर, यानी गैस का द्रव्यमान कम होने पर, ताप नियत रखने पर, उस गैस के उच्च वेग वाले अणुओं की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। धन्यवाद।